हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, सब ठीक ठाक चल रहा है। देखो, आज हम लोग का एन फैक्टर का सेकेंड लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में एन फैक्टर के कैलकुलेशन में एसिड्स का हम लोग पढ़ चुके थे, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेस के लिए। ठीक है, ज़रा देखो ध्यान से, एन फैक्टर फॉर बेस, एन फैक्टर फॉर बेस। तो एन फैक्टर का जो नेम होता है बेस के लिए वो होता है एसिडिटी होता है। क्या होता है? एसिड के लिए बेसिसिटी होता है और एसिड के लिए एसिडिटी होता है। सॉरी, एसिड के लिए क्या क्या बताया था उसमें? बेसिसिटी। और बेस के लिए क्या होता है? एसिडिटी होता है। ठीक है, नाम उल्टा हो जाता है। अब एसिडिटी क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन्स गिवन बाय 1 मोल ऑफ बेस। किसी भी बेस के 1 मोल के द्वारा जितना नंबर ऑफ मोल रिलीज करेगा OH माइनस आयन का, उसी को क्या बोलते हैं? उसका एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, एक और डेफिनेशन यहाँ पर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन टेकन बाय 1 मोल ऑफ बेस। या बेस के द्वारा 1 मोल बेस के द्वारा कितना नंबर ऑफ H प्लस वो ले सकता है, जितना नंबर ऑफ H प्लस लेगा उसको बोलते हैं, उस बेस का एसिडिटी बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये वाला जो डेफिनेशन ऊपर वाला है ये होता है आर्हेनियस बेस के लिए। देखो अंडरलाइन कर दिए हैं, आर्हेनियस बेस के लिए ये वाला डेफिनेशन अप्लाई होता है, और ये वाला डेफिनेशन अप्लाई होता है लेविस बेस के लिए। अब आर्हेनियस बेस क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है, ये सब आपको मैं बताते चलूँगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा ये डेफिनेशन कहाँ पे लगेगा और ये डेफिनेशन कहाँ पे लगेगा। बस एक बात याद रखना कि बेस के लिए एसिडिटी होता है एन फैक्टर, नंबर ऑफ OH माइनस आयन जितना देगा मोल, 1 मोल बेस जितना OH माइनस आयन देगा उसको बोलते हैं उस बेस का एसिडिटी। या कोई बेस कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस आयन लेता है उसको बोलते हैं उस बेस का एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। ये होता है लेविस बेस के लिए, नंबर ऑफ H प्लस आयन जो लेगा वो लेविस बेस के लिए है, OH माइनस आयन जो देगा वो किसके लिए? आर्हेनियस बेस के लिए। अब आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ आइसोलेटेड बेस, मतलब बेस आपको अकेला बेस दिया गया है, तने तनहा बेस है तुम्हारा, अकेला बेस है। ठीक है, रिएक्शन में वो बेस नहीं है, अकेला। अब देखो ये सब अकेला बेस है, NaOH अकेले आपको दे दिया है, बेस आइसोलेटेड फॉर्म में है। इसका निकालना है आपका एसिडिटी, क्या होगा? एन फैक्टर। सबसे पहले देखो NaOH सबको पता है कि बेस है क्योंकि OH है, और जिस बेस में OH होता है उसी को बोलते हैं आर्हेनियस बेस। जिस बेस में OH होता है उसी को क्या बोलते हैं? आर्हेनियस बेस। तो आर्हेनियस बेस जहाँ पे होगा ये वाला डेफिनेशन अप्लाई करेगा हम लोग। ठीक है, तो देखो आर्हेनियस बेस ये 1 मोल है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1 मोल। कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर कोफिशिएंट में तो 1 मोल। 1 मोल को जब तुम तोड़ोगे तो Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। बताओ ये OH माइनस कितना है? 1 मोल है। तो 1 मोल के हेल्प से 1 मोल OH माइनस मिला, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है? 1 लिखा है तो 1 मोल मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं इस बेस का एसिडिटी, क्योंकि 1 मोल के द्वारा 1 मोल आपका OH माइनस मिला, मतलब 1 OH माइनस मिला, तो उसका एसिडिटी कितना हो गया? 1। और इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब मोलर मास इसका पता है, निकाल लेना। और एन फैक्टर कितना आ गया? 1, मतलब बेसिसिटी एसिडिटी कितना आ गया? एसिडिटी कितना आ गया? 1। डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो पहले एन फैक्टर तो निकालो, अब मोलर मास तो तुम निकाल ही लोगे। इधर देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर्हेनियस बेस है क्योंकि OH है, तोड़ोगे तो Ca+2, क्योंकि ये 2 यहाँ +2 आ जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पर +2 आ जाएगा, और ये OH माइनस होता है। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 OH है तो 2 OH से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट में क्या है? 1। तो 1 मोल के हेल्प से कितना मोल मिला? 2 मोल मिला OH माइनस, तो 2 OH माइनस मिला, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना? सॉरी, बार बार बेसिसिटी निकल जा रहा है। एसिडिटी कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन 2। मोलर मास इसका निकाल लेना, ऊपर रख देना, और इसका एसिडिटी 2 से डिवाइड कर देना, तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ये देखो आर्हेनियस बेस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तोड़ो Al+3 हो जाएगा और 3 OH माइनस हो जाएगा। 1 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 मोल OH माइनस दिया है, इसलिए इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? 3। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास रखना और 3 से डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ठीक है, इधर देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तुम्हारा आर्हेनियस बेस है। तो देखो इसको तोड़ो तो अमोनियम आयन है ये प्लस
OH माइनस में टूट जाएगा। बताओ 1 मोल हम लिए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मोल से कितना मोल मिला, OH माइनस 1 मोल मिला, मतलब 1 OH माइनस मिला। इसलिए इस बेस का एसिडिटी कितना हो जाएगा 1, और इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 1। तो ये जितना भी मैं अभी एग्जाम्पल लिखा हूँ ऑल आर आर्हेनियस बेस, सब क्या है, आर्हेनियस बेस है, सब में OH माइनस है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा लेविस बेस का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ये देखो लेविस बेस में याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस टेकन बाई 1 मोल ऑफ बेस। तो इसके मुताबिक ये जो डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी देखो ध्यान से, ये जितना भी मैं अभी बेस लिखा हूँ ये सब बेस आइसोलेटेड फॉर्म में अकेला है। अब मैं इसको रिएक्शन में देता हूँ, और पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि एन फैक्टर फिक्स नहीं होता, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कंपाउंड एक ही है, उसका एन फैक्टर रिएक्शन पे डिपेंड करता है, फिक्स होता नहीं है। जैसा रिएक्शन रहेगा वैसा उसका एन फैक्टर निकालेंगे रिएक्शन को देखकर। अब रिएक्शन के मुताबिक मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, पहले आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखो ध्यान से, जो पिछले एग्जाम्पल्स जितने भी मैं कराया सब बेस आइसोलेटेड फॉर्म में था, अकेला था। अब देखो सबसे पहले ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बता चुका हूं ये आर्हेनियस बेस है। बता दो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एसिडिटी 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कितना OH है, 2 है। तो अकेला फॉर्म में देगा तो खटाक से बोलना 2। लेकिन जरा देखना ध्यान से, यही तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन में है, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन में है। 2 रिएक्शन में इसको इस्तेमाल किया हूं बताना एन फैक्टर। तो जरा बताओ बेस का एसिडिटी क्या होता है, जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ OH माइनस रिलीज करेगा उसी को बोलते हैं उसका एसिडिटी। तो देखो ये बेस, बता इसके पास कितना OH है, 2। अब देखो यहाँ पर CA के पास यहाँ पर कितना OH है, 2। अब इस CA के पास कितना OH है, 1। इसका मतलब पहले 2 था, अब कितना है, 1। तो कितना निकल चुका है, गायब कितना हो गया, 1 निकला है, इसलिए इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, 1। इधर देखो ध्यान से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर CA के पास कितना आपका हाइड्रोक्साइड मतलब OH कितना है, 2 है। तो यहाँ पे CA के पास 2 OH है। तो बताओ यहाँ जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस CA के पास कितना OH है, 1 भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 है CA के पास, यहाँ पर 1 भी नहीं है OH, इसका मतलब कि दोनों निकल गया। तो इसका कितना हो जाएगा, एसिडिटी 2। तो यहाँ पर 1 भी OH नहीं था, और यहाँ पर 2 OH है और यहाँ पर 1 भी OH नहीं है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो दोनों OH निकल जाएगा। जब 2 OH निकलेगा तो उसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, 2। तो बताओ इसका एन फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इसमें 1 हो जाएगा, और इसी कंपाउंड का इसमें कितना हो जाएगा, 2। इसलिए कंपाउंड का एन फैक्टर रिएक्शन पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर अकेला दिया रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कितना बोल देंगे, 2 बोल देंगे आंसर, कोई दिक्कत। अब जरा देखना ध्यान से, ये तो आपका बेस है और ये आपका क्या आ जाएगा, एसिड है। HCl आपका एसिड है। तो देखो ये बेस और ये एसिड दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनाते हैं सॉल्ट। याद करना कि एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, प्लस H2O, प्लस H2O। तो एसिड बेस रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है आपका, ये एसिड बेस रिएक्शन है। अब देखो इस एसिड के एन फैक्टर निकालते हैं, हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोग निकाल चुके हैं। देखो कैसे निकालेंगे, एसिड का तो एन फैक्टर का नाम है बेसिसिटी, मतलब कोई एसिड कितना H प्लस देता है। बताओ इस Cl के पास कितना है, H 1 है। अब बताओ इस Cl के पास कितना H है, 1 भी नहीं है। इसका मतलब कि 1 था वो निकल गया, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा बेसिसिटी, 1। अब जरा देखो ध्यान से, इस Cl के पास कितना H है, यहाँ पर इसको कोफिशिएंट से मतलब नहीं, यहाँ पर देख लो इस Cl के पास कितना H है, 1, और इस Cl के पास 1 भी H नहीं है। इसका मतलब 1 था वो भी निकल गया, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। तो आप रिएक्शन अगर देता है तो बेस का भी निकाल सकते हो एन फैक्टर, और एसिड का भी एन फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे ही निकलेगा एन फैक्टर तो आप इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, इसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कितना, 1, और इस कंपाउंड का इसमें क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास, इसका मोलर मास अपॉन 2। तो कंपाउंड तो सेम है, रिएक्शन बदल जाने से एन फैक्टर बदला, एन फैक्टर बदला तो इक्विवेलेंट वेट भी बदल गया। क्लियर, बात आ गई समझ में। अब देखो ये रिएक्शन मैं आपको दिया हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको पहले मिटाता हूँ। ये अचानक आपको 2 रिएक्शन दे दिए गए और पूछा गया है कि इस रिएक्टेंट साइड में जो भी कंपाउंड है आप एन फैक्टर निकालिए, अचानक सा, ठीक है। चलो देखो, थोड़ा देखो तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या है, बेस, ये तुम्हारा क्या है, एसिड,
ठीक है। तो ये बेस है, इसके पास जरा देखो तो कितना OH है 2। तो Ca के पास, कैल्शियम के पास 2 OH है। इधर जो कैल्शियम के पास कितना OH है, एक भी नहीं है। कितना OH है, एक भी नहीं है OH। तो जब एक भी OH नहीं है, इसका मतलब 2 था तो 2 निकल गया, तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 2। अब आओ, इस कार्बोनेट, ये कार्बोनेट आयन है, इस कार्बोनेट के बगल में कितना हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पर देखो तो CO3 कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है 1। इसका मतलब कि 2 से 1 हुआ, 1 गायब हो गया, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, निकल जाएगा। रिएक्शन में एसिड का भी निकाल सकते हो, बेस का भी निकाल सकते हो। इधर देखो सल्फ्यूरिक एसिड, बता SO4 के पास कितना हाइड्रोजन है 2। यहाँ पर देखो तो SO4 के बगल में कितना हाइड्रोजन है, एक भी नहीं। तो 2 था तो दोनों निकल गया, तो कितना हो गया इसका बेसिसिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी होता है कितना हो जाएगा 2। अब इधर देखो OH के बगल में कितना है, सॉरी इधर देखो, इसको बंद कर दो। Na के बगल में कितना OH है, एक। इधर देखो तो Na के पास कितना OH है, एक भी नहीं है। इसका मतलब एक था वो एक निकल गया, तो बता दो एक था एक निकल गया तो कितना हो जाएगा इसका एसिडिटी, कितना हो जाएगा इसका 1। कितना हो जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत, बात आ गई समझ में। तो तुम एसिड का भी निकाल सकते हो एन फैक्टर, और बेस का भी निकाल सकते हो। और बेस का एन फैक्टर मैं अकेला फॉर्म में भी बता चुका हूँ और रिएक्शन में भी बता चुका हूँ। ये कोफिशिएंट जो है यहाँ पर है, कोफिशिएंट बंद कर लेना। अब देखना Na के पास कितना OH है, एक। अब यहाँ पर Na के पास एक भी OH नहीं है, तो एक था वो निकल गया, तो जो निकलता है उसी को बोलते हैं एसिडिटी, बेस का एसिडिटी। तो रिएक्शन में भी तुम निकाल सकते हो एसिड और बेस का, और अकेला फॉर्म में भी निकाल सकते हो। इसको नोट कर लो। माइन का भी एसिडिटी फॉर लेविस बेस। इससे पहले हम लोग बेस का एन फैक्टर निकालना सीख गए हैं, लेकिन वो सब बेस क्या था आपका, आर्हेनियस बेस था जिसमें OH था। अब लेविस बेस का हम लोग कैसे निकालेंगे एन फैक्टर, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले एन फैक्टर इस केस में मैं तो पिछले लिखवा चुका हूँ, इससे पहले क्या होता है बेस के केस में एसिडिटी, लेकिन लेविस बेस के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H plus ions accepted by 1 mole of base। या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ लोन पेयर, LP का मतलब लोन पेयर, डोनेटेड बाय 1 मोल ऑफ बेस टू H plus ions। number of lone pairs donated by 1 mole of base to H plus ions। तो जरा देखो लेविस बेस के केस में हम लोग कैसे निकालेंगे एसिडिटी, या तो तुम देख लो कि कितना मोल H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है या कितना नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट कर रहा है। जितना नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट करता है उतना ही नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस को एक्सेप्ट भी करता है लेविस बेस। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जरा देखो एग्जाम्पल में, एकदम ध्यान से देखना, घबराना नहीं है। इधर देखो जरा ध्यान से, NH3 सबको पता है कि ये अमोनिया है, क्या है जी, अमोनिया है। इसका जरा बनाओ तो लेविस स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये 3 हाइड्रोजन है सराउंडिंग में चले जाएंगे और नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा और 3 सिंगल बॉन्ड बन चुके हैं। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी नाइट्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन का है। 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने में शेयर कर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, 2 बच गया। इसी को बोलते हैं लोन पेयर, जो बेरोजगार होता है, ठीक है, तो लोन पेयर हो गया। अब जरा देखो एसिडिटी लेविस बेस के केस में क्या होता है, इसी को बोलते हैं लेविस बेस। क्या बोलते हैं जी, लेविस बेस, मतलब ऐसा बेस जिसके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर अगर है तो लेविस बेस, और OH माइनस है तो आर्हेनियस बेस कहलाता है। अब यहाँ पर जरा देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड बाई 1 मोल ऑफ बेस, या नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाई 1 मोल ऑफ बेस टू H प्लस आयन, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर को ही क्या बोलते हैं, एसिडिटी। तो बताओ कितना लोन पेयर है 1, तो यहाँ पर लोन पेयर 1 है, इसलिए एसिडिटी भी कितना हो जाएगा 1। लेकिन ये ऊपर वाला जरा डेफिनेशन यहाँ से भी तुम समझ लो, देखो ध्यान से, यहाँ पर NH3 लोन पेयर है,
तुम यहाँ पर लेकर आ जाओ एक H+ अभी लेकर आओ। बताओ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, प्लस बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और हाइड्रोजन हमेशा डुएट पूरा करता है, तो ये लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ट्रांसफर कर देगा, डोनेट कर देगा इसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसको मिल जाएगा तो बेचारा खुश हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गया, डुएट पूरा हो गया। अब जरा बताओ, ये NH3 1 मोल है, क्योंकि एक दिख रहा है यहाँ पर 1 मोल है। ये 1 मोल कितना H+ को लिया, एक H+ को लिया है, 1 मोल H+ का लिया है, इसलिए एसिडिटी कितना हो जाएगा 1। तो तुम खुद फैसला करो, एक लोन पेयर तो 1 H+ लेगा, 2 लोन पेयर तो 2 H+ लेगा, 3 लोन पेयर तो 3 H+ लेगा। इसलिए मैं लिखा हूं नंबर ऑफ H+ एक्सेप्टेड भी देख सकते हो और नहीं तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी देख सकते हो। तो लेविस बेस जितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है वही उसका एसिडिटी हो जाएगा, और जितना लोन पेयर देगा उतना ही H+ लेगा। अगर 2 लोन पेयर देता है तो उसका एसिडिटी 2 हो जाएगा और 2 ही H+ भी ले सकता है, 2 ही H+ लेगा। और अगर 3 लोन पेयर देगा तो एसिडिटी कितना 3, तो H+ भी कितना लेगा 3। तो लेविस बेस का आपका एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अमोनिया का एसिडिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तुम इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मोलर मास अपॉन N फैक्टर, और N फैक्टर कितना आ चुका है 1 आ चुका है, ठीक है। तो आप लेविस बेस के केस में 2 डेफिनेशन लगा सकते हो। 1 मोल बेस जितना H+ ले सकता है उसी को बोलते हैं एसिडिटी, या जितना लोन पेयर दे सकता है उसी को बोलते हैं उस बेस का एसिडिटी। जितना H+ लेगा इसका मतलब कि उतना ही लोन पेयर दे रहा है। अगर 2 लोन पेयर देगा तो 2 H+ लेगा, 3 लोन पेयर देगा तो 3 H+ लेगा। अब हम लोग आगे जरा देखते हैं। देखो अमोनिया का डेरिवेटिव्स को हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, ये अमोनिया है, मैंने क्या कर दिया कि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बनेगा, ऐसे NH2 बन जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन हट गया है। अब जरा एक हाइड्रोजन जब हम हटा दिए हैं तो यहाँ पर एक R जोड़ दो, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। तो बताओ कितना हाइड्रोजन हटा है, तो एक हाइड्रोजन हटा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। और इसको तो बोलते हैं हम लोग अमोनिया, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया। तो जब हम अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो 1 डिग्री अमाइन बनता है। ये तुम इसको ऐसे बोल दो कि अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच है R तो 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। अब जरा तुम खुद देखो, अमोनिया के पास कितना लोन पेयर है, एक, इसके पास लोन पेयर एक है, तो H+ भी कितना एक्सेप्ट करेगा, एक, तो इसलिए इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर भी लोन पेयर उतना ही है, जो यहाँ पर लोन पेयर था वही यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ से तो सिर्फ हाइड्रोजन हटा है जी, लोन पेयर तो वैसे ही रहेगा। तो ये 1 डिग्री अमाइन, इसका भी एसिडिटी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक लोन पेयर है तो एक H+ लेगा। अब मैं करता हूँ, देखो क्या, यहाँ से एक और मैं हाइड्रोजन हटाता हूँ और एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देता हूँ। अब बताओ कितना अल्काइल ग्रुप जोड़ चुके हो, अभी तक 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ चुके हो, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। लोन पेयर तब भी एक है तो एसिडिटी कितना हो जाएगा 1। फिर मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन हटा देता हूँ। अब बताओ इस नाइट्रोजन के पास कितने अल्काइल ग्रुप जुड़ चुके हैं जी, 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो नाइट्रोजन के पास जितने R होंगे उतना डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री अमाइन, 2 अल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री अमाइन, 3 अल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री अमाइन। अब हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं हटेगा, ना हाइड्रोजन हटेगा ना अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। अब जरा तुम देखो, लोन पेयर अभी भी एक है तो एसिडिटी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक लोन पेयर है तो H+ भी कितना एक्सेप्ट करेगा, एक ही एक्सेप्ट करेगा। तो अमोनिया का कितने डेरिवेटिव्स होते हैं, 3। तो अमोनिया के 3 डेरिवेटिव्स होते हैं, कितने डेरिवेटिव्स, 3। कौन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। तो अमोनिया के लेकर अमोनिया और उसका 3 डेरिवेटिव मतलब चारों कंपाउंड का एसिडिटी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एकदम ध्यान से देखना। एक कंपाउंड है जिसको दुनिया एथिलीन डाई अमाइन, एथिलीन डाई अमाइन, दुनिया वाले क्या बोलते हैं, एथिलीन डाई अमाइन। इसका सिंबल होता है EN, क्या होता है EN, एथिलीन डाई अमाइन, डाई अमाइन सिंबल क्या होता है EN। एथ का मतलब होता है कितने कार्बन, 2। अब देखो डाई अमाइन मतलब अमाइन कितना होगा, 2 हो जाएगा।
तो अमाइन मतलब ये NH2, 2 अमाइन जोड़ दो यहाँ पर NH2, और ये आपका सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2। कोई दिक्कत? बात आ गई समझ में? चाहे तुम इसको ऐसे बना सकते हो स्ट्रक्चर को, अगर नहीं आया समझ में। एथिलीन ENE है, तो ENE है तो क्या कौन सा बॉन्ड लग जाएगा? डबल बॉन्ड। अब बता इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब जरा सोचो यहाँ पर हम लोगों को फिर क्या करना है? एथिलीन तो ये आपका हो गया। अब डाई अमाइन मतलब अमाइन को जोड़ना है कितना? 2 जगह, डाई अमाइन लिखा है 2 जगह। तो अब कहाँ? कार्बन के पास जोड़ेंगे ना जी, तो लो यहाँ पर जोड़ दो NH2, अमाइन का मतलब NH2, और यहाँ पर जोड़ दो NH2। तुम बताओ इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए हैं? देखो 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 5। गलत बात है ना जी, 5 कार्बन के पास कहाँ बॉन्ड होता है? तो इस डबल बॉन्ड को तुम मिटा दो। अब देखो कार्बन के पास 1 2 और 2 हाइड्रोजन कितना? 4 बॉन्ड, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड। अब तुम बताओ इस नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर? 1, और यहाँ पर कितना लोन पेयर? 1, तो 2 लोन पेयर है। तो एक तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को, और ये लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को। तो 2 लोन पेयर जाएगा तो कितना H+ को लेकर आएगा? 2 H+ को लेकर आएगा। एक इधर से लेकर आया एक H+ को, और एक इधर से एक H+ को लेकर आएगा। तो जब 2 H+ को कोई बेस एक्सेप्ट करेगा तो उसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? 2। और तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 2 लोन पेयर है तब भी एसिडिटी 2। तो जितना लोन पेयर उतना एसिडिटी, और जितना लोन पेयर है उतना ही H+ लेकर आएगा। तो तुम H+ के फॉर्म में भी देख सकते हो, और लोन पेयर के भी फॉर्म में तुम देख सकते हो। कोई दिक्कत? तो ये एथिलीन डाई अमाइन का एसिडिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वो एग्जाम्पल क्या है? C6H5NH2। ये सबको पता है कि ये कौन सा रिंग है जी? बेंजीन रिंग टाइप दिख रहा है, और यहाँ से क्या है? NH2 अटैच है। बताओ इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? क्योंकि बेस है, देखो यहाँ पर लोन पेयर है। कौन सा बेस है? लेविस बेस। तो लोन पेयर कितना है? 1। तो बता H+ कितना एक्सेप्ट करेगा? 1 H+ एक्सेप्ट करेगा। तो जितना लोन पेयर उतना ही H+ एक्सेप्ट करेगा, तो एसिडिटी कितना हो जाएगा? 1। तो तुम यहाँ से देखोगे तब भी 1 आ जाएगा, और यहाँ से देखोगे तब भी 1 आ जाएगा। अब जरा देखें टाइप्स ऑफ बेस on the basis of acidity। तो बेस के लिए n फैक्टर क्या होता है? एसिडिटी। तो n फैक्टर के मुताबिक हम लोग बेस का टाइप देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप है जिसका नाम है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस का मतलब जिसका एसिडिटी कितना हो जाए? 1। और एसिडिटी 1 का मतलब कि जो बेस एक OH को देगा उसका एसिडिटी 1। तो NaOH आपका क्या हो जाएगा? मोनो एसिडिक बेस। या तुम ले लो अमोनिया NH3, जो बेस एक लोन पेयर को देगा तो वो क्या हो जाएगा? मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो टाइप है आपका जिसका नाम है डाई एसिडिक बेस, जिसका एसिडिटी कितना हो जाए? 2। तो जो बेस 2 OH माइनस को देगा, 2 OH माइनस को देगा, उसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? 2। या ऐसा बेस जो 2 लोन पेयर दे दे, जैसे NH2 मैं बता चुका हूँ, ये एथिलीन डाई अमाइन, इसके पास एक लोन पेयर यहाँ पर और एक लोन पेयर यहाँ पर, जिसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 लोन पेयर को दे देगा तो 2 H+ को ले लेगा। तीसरा टाइप है जिसका नाम है ट्राई एसिडिक बेस होता है। अब देखो ट्राई एसिडिक बेस का मतलब एसिडिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब एल्युमिनियम OH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 OH माइनस को दे देगा तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, जरा देखना ध्यान से आँख खोल लो, जरा खोल लो, बोर्ड पर देखो। ये देखो BOH होल थ्राइस, ये जरा एग्जाम्पल देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बता, इस कंपाउंड को देखकर कोई बताएगा ये कंपाउंड क्या है?
तो दुनिया वाले बोलेंगे सर ये कंपाउंड बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि सर OH दिख रहा है। क्या दिख रहा है? OH, इसलिए बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस है तो सर इसका एसिडिटी होता है। मैं बोलूँगा कितना एसिडिटी होगा? सर 3OH दिख रहा है, इसलिए इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? 3। और ये हो जाएगा आपका आंसर गलत। दरअसल बात ये है कि ये BOH3 ये बेस नहीं है, ये आपका एसिड है। क्या है जी? एसिड। ये एसिड है और इस एसिड का नाम है बोरिक एसिड। क्या नाम है जी? बोरिक एसिड। ध्यान से देखना, बोरिक एसिड नाम याद कर लेना, कॉमन नेम है बोरिक एसिड। तुम कहोगे सर तो एसिड जिसमें H+ दिखता है, H दिखता है, इसमें सर तो OH दिख रहा है। हाँ, ये आपका सवाल सही है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा तो चमक जाएगा। वो दरअसल बात क्या, धोखा है, धोखा, दिखावे वाला बात है। दिखा रहा है कि OH, लेकिन अंदर से कुछ और है। ठीक है, देखो हाथी का दांत दिखाने वाला कुछ, दिखाने के लिए कुछ और होता है, खाने के लिए कुछ और होता है। तो दिखावे पे तुम लोग मत जाना। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से। अब जरा देखो, ये तो सबसे पहली बात कि बेस नहीं है, एसिड है। और वो कौन सा एसिड है? बोरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, सही बात है। तुम कहोगे सर क्यों? जरा देखो इसको ऐसे लिखो तो B। बताओ इसके पास कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3। तो H3BO3। ये दरअसल ये कंपाउंड है H3BO3। ये बोरिक एसिड है, ये वाला आपका कंपाउंड है बोरिक एसिड। ये तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ज़्यादातर ऐसे ही देता है धोखा देने के लिए, और ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो ये बोरिक एसिड है और ये भी आपका बोरिक एसिड है, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, अब सर तुम कहो सर अगर ऐसे लिखा रहेगा तो OH जितना देगा उसी को तो एसिडिटी बोलते हैं। सर ये तो बेस भी हो सकता है क्योंकि OH दिख रहा है। अब आप ऐसे करके ऐसे लिख दिए हैं बोरिक एसिड, तो ठीक है, अब ये तो दिख रहा है कि एसिड का टाइप दिख रहा है, एसिड की तरह दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन दिख रहा है, एसिड की तरह दिख रहा है, लेकिन सर वो तो बेस की तरह दिख रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इधर समझो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। हाँ सर ये सब तो बेस दिख रहा है, तो पहले ही बता चुके हैं बेस है। हाँ देखो ये OH किसके साथ है? ये सोडियम के साथ है। किसके साथ है? सोडियम। और सोडियम क्या है? मेटल। बताओ ये OH किसके साथ है? कैल्शियम के साथ। और कैल्शियम क्या है? मेटल। तो जरा देखना, OH माइनस आयन विथ मेटल अगर होगा, विथ मेटल, तो ये बेस होता है। ये क्या होता है? बेस। अगर OH मेटल के साथ होगा तब जाकर वो आर्हेनियस बेस होगा। लेकिन जरा देखो, क्या ये OH ये बोरॉन के साथ है? मेटल बोरॉन थोड़ा ना होता है जी, बोरॉन आपका मेटल नहीं है। तो ये OH बोरॉन के साथ है जो कि मेटल नहीं है, मेटल के साथ नहीं है, इसलिए वो बेस नहीं कहलाएगा। OH अगर होगा मेटल के साथ तब आपका वो बेस कहलाएगा। लेकिन अगर OH नॉन मेटल के साथ है, बोरॉन नॉन मेटल है, आपका मेटल नहीं है बोरॉन, तो वो आपका कहलाएगा बेस नहीं कहलाएगा, वो एसिड ही होगा। ठीक है, तो बात क्लियर हो गया। OH विथ मेटल देन बेस कहलाएगा। ये सब बेस है, लेकिन OH अगर बोरॉन के साथ है तो बेस नहीं है, आपका सॉरी एसिड है, बेस नहीं है, क्योंकि बोरॉन आपका मेटल नहीं है। अब तुम देखो, तुमको अभी चमका देते हैं, देखो ध्यान से। H2SO4 ये सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड है, सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन देखो हम इसी तरह इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। देखो ध्यान से, SOH। बताओ यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो HSOH2। बताओ कितना ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर? 2। कितना हाइड्रोजन? 2। तो हाइड्रोजन तो खत्म, और यहाँ पर O2 कर देते हैं। देखो इस H2SO4 को मैं ऐसे ट्रांसफर कर दिया। देखो 2 से यहाँ पर करो तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन, एकदम सेम वैसे ही है। अब अगर तुम इसको देखोगे तो सर यहाँ पर OH दिख रहा है, तो ये बेस कहलाएगा सर। तो ये बेस थोड़ा ना है जी, ये तो आपका एसिड ही है। ये दरअसल इसको ऐसे लिख दिया गया है। तो तुमको सर हमको इससे पता चलेगा कि ये एसिड है, क्योंकि OH देखकर दुनिया वाला बोलता है बेस है। तो सही बात है, लेकिन देख लो ये OH किसके बगल में है? सल्फर। क्या सल्फर मेटल है? सल्फर मेटल नहीं है, सल्फर नॉन मेटल है। इसलिए OH जब भी नॉन मेटल के साथ होगा वो बेस नहीं कहलाएगा, वो एसिड ही कहलाएगा। ये कहलाएगा ये बेस नहीं है, ये एसिड है। तो OH अगर मेटल के साथ है तब बेस होगा, और अगर OH नॉन मेटल के साथ है तो बेस नहीं होगा, वो एसिड ही होगा। तो धोखा देने के लिए आपको इस रूप में दे दिया गया है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो आगे।
मज़ा आ जाएगा। तो अब एक तो बात तय है कि ये बोरिक एसिड है, ये आपका बेस नहीं है। तो जब बेस नहीं है, तो जब एसिड है तो इसका क्या होगा, इसका बेसिसिटी होगा। क्या होगा जी, बेसिसिटी होगा। क्या होगा, बेसिसिटी। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका बेसिसिटी कितना होगा, तो सर देखिए ना, यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 3 हाइड्रोजन निकाल देगा तो ये बेसिसिटी 3 हो जाएगा। और ये भी आंसर 3 गलत है। एक तो बात तय है कि एसिड है, तो जब एसिड है तो क्या होगा, बेसिसिटी होगा। और कितना होगा, ये 3 नहीं होगा, वो कुछ और होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ध्यान से ज़रा देखना, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब जरा देखना ध्यान से, BOH3 ये सेम आपका किसके बराबर हो जाएगा, किसके तरह हो जाएगा, H3BO3। इसी के एकदम सेम इक्विवेलेंट है H3BO3। अब मैं इसका बनाता हूं LDS। तो ये बोरॉन हो गया। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3। कितना इलेक्ट्रॉन, 3। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। देखो OH, ये आपका OH और ये आपका OH, ठीक है। अब तुम कहोगे सर आप तो बता चुके हैं कि अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है तो निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ H है, ऑक्सीजन के साथ H है, ऑक्सीजन के साथ H है, तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि एसिड के लिए बेसिसिटी 3 होता है। देखो नहीं होगा आंसर। अब क्यों नहीं होगा, सुनो। तुम ये बताओ कि जो इंसान खुद कमज़ोर है तो क्या वो डोनेट कर सकता है? उसको तो खुद मदद की ज़रूरत है जी। तुमको भी दिख नहीं रहा, देखो हम तुमको दिखाते हैं। देखो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया। अब बता इसके पास क्या ऑक्टेट पूरा है, 2 2 4 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और जब भी किसी कंपाउंड में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो उस कंपाउंड के अंदर कमजोरी है, अनस्टेबिलिटी है, कमजोरी। कमज़ोर आदमी कभी त्याग नहीं कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता, वो तो खुद लेने के चक्कर में होगा। तो ये बोलेगा भाई हम तो एसिड H+ देंगे, लेकिन पहले हमको कुछ खिलाओ पिलाओ, बहुत कमजोरी है। ठीक है, पिला दिया जाए, पहले पिला दिया जाए। चलो पिलाओ इसको, तुम पानी में डुबा दो, पानी पिला दो इसको। अब मैं देखो इस H2O कैसे लिख सकता हूँ, HOH, H2O कैसे लिख देता हूँ। अब बताओ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो मजबूत हो जाएगा। तब बोलेगा हाँ तब हम आपको H+ देंगे। तो पहले खिलाओ पिलाओ, देखो क्या होता है। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, सबको पता है। यहाँ पर H2O में ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा बोरॉन को, तो 6 और 2 कितना, 8 हो जाएगा। तो ये किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, जरा देखना ध्यान से। B, ये आपका OH OH OH, और देखो ये क्या हो जाएगा, O, और ये H। और जो लोन पेयर देता है उस पर क्या आता है, प्लस। और ये एक लोन पेयर ऐसे ही छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, पानी पी लिया। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, अब इसके पास बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका काम हो गया, मदद इसको मिल गया, मजबूत हो गया। अब देखो H+ देता है कि नहीं, धोखा भी हो सकता है। तुम देखते नहीं हो कि खिला पिला भी आदमी, इंसान खिला पिला भी देता है किसी को, फिर भी धोखा दे के भाग जाता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वफादार आदमी, खिलाता है आदमी, पिलाता है तो वफादारी निभाता है। ठीक है, देखा जाए कि ये बोरिक एसिड वफादारी निभाता है कि नहीं निभाता है। चलो देख लो यहाँ पर ध्यान से। अब जरा देखो, ऑक्सीजन जो होता है, सबको पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, लेकिन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव तो फ्लोरीन का होता है, उससे कम ऑक्सीजन का होता है। अब सुनो, सबको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल, वो चाहेगा कि कैसे ही प्लस खत्म हो जाए। प्लस का मतलब होता है भूखा, एकदम नहीं बर्दाश्त करेगा। तो ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड, क्योंकि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। क्या करेगा जी, अपने तरफ खींच लेगा, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। अब जैसे बॉन्ड इस पूरे बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेगा, फिर से देखो यहाँ पर
बता इस हाइड्रोजन के पास कितना, इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का। तो बोलेगा हाइड्रोजन से कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हम भूखा हैं। जैसे तुम इलेक्ट्रॉन हमको दे दोगे तो हमारे ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और निगेटिव प्लस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव प्लस मिलकर न्यूट्रल। और ये H निकल जाएगा किस फॉर्म में, क्योंकि H से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो हट चुका है, तो H प्लस हो जाएगा। मतलब ये ऐसे बन जाएगा, जरा देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर लिखता हूँ BOH, B ये तुम्हारा O और ये H, क्योंकि ये बॉन्ड आ गया आपके यहाँ पर, और ये OH और ये OH और ये क्या हो गया OH, और ये H निकल गया किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में। कोई दिक्कत, फिर से देख लो, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर से मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ पर। चलो फिर से समझाता हूँ, फिर से देखो, देखो ध्यान से। जैसे ही दिया यहाँ पर ये बोरॉन, ये आपका OH हो गया, ये OH, ये इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल जाकर जुड़ गया, और ये जब लोन पेयर देगा तो इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, प्लस। और ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाई हमको तुम दे दो, ताकि हमारे ऊपर निगेटिव आ जाए और निगेटिव प्लस मिलकर न्यूट्रल हो जाए। तो ये H निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये दे देगा तो ये H निकल जाएगा किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में। तो अब ये ऐसा बन जाएगा। बताओ बोरॉन के पास कितना OH, 1 2 3, और ये एक OH 4 हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं BOH4, ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट बन गया, और इधर H प्लस, इधर क्या हो गया H प्लस, और इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इधर रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो पहले ये देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा यहाँ पर, जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस पहले से है। तो जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को खींचेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल। तो BOH4 बना दिया, OH 1 2 3 4 बन गया, और ये H प्लस, और यहाँ पर माइनस तुम दे दो, क्योंकि फिर आपस में मिलकर न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस तुमको देना पड़ेगा। अब जरा तुम बताओ, ये जो आपका बोरिक एसिड है, पानी पिलाने के बाद से क्या दिया, H प्लस। कितना H प्लस, 1। इसलिए इस एसिड का बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए बोरिक एसिड का बेसिसिटी 3 नहीं होगा, कितना होगा, 1 होगा। लेकिन तुम खुद फैसला करो, क्या ये बोरिक एसिड अपने में से H प्लस दिया है, नहीं दिया है, अपने में से नहीं दिया है। जो पानी पिलाए हैं तो इस वाटर में से H निकला है। देखो इस वाटर में से H निकला है, मतलब ये H प्लस कहाँ से आया है, फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कह सकते हैं कि बोरिक एसिड को जब पानी पिलाते हैं तो बोरिक एसिड खुद H प्लस नहीं देता है, वो वाटर मॉलिक्यूल से ही H प्लस छीन कर दे देता है। बहुत धोखेबाज है, अपना तो नहीं दिया, जो खिलाया पिलाया उसी से छीन कर देकर और भाग गया, ठीक है। तो ये एक ऐसा एसिड है जो खुद H प्लस नहीं देता है, वो तो खुद वाटर का H प्लस देता है, वाटर से H प्लस को रिमूव कराता है। तो मतलब कह सकते हैं कि बोरिक एसिड रिमूव्स H प्लस फ्रॉम वाटर। कहाँ से रिमूव करेगा, वाटर से रिमूव करता है। और कितना H प्लस रिमूव किया, 1। इसलिए इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, सॉरी बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। तो बोरिक एसिड का बेसिसिटी 3 नहीं होगा, 1। बड़ा धोखाबाज है ये, खुद तो दिया नहीं H प्लस, जो पानी पिलाया भाई उसी से छीन कर H प्लस दे दिया और भाग गया, ठीक है। तो याद रखना इसको कि बोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास निकाल लेना और 1 से डिवाइड कर देना, इसका निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास। कोई दिक्कत। इसको अच्छे से 1-2 मरतबा जरूर सुनना, लेक्चर को देखना जरूर, 1-2 मरतबा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी तुमको याद डायरेक्ट रखना है, नोट कर लो। फॉर आयंस, किसके लिए जी, आयंस के लिए एन फैक्टर पहले हम लोग देख लेते हैं, आयंस के लिए। अब जरा देखो एन फैक्टर आयंस के लिए क्या होता है, चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, जो आयन पे चार्ज है उसी का तुम मॉड ले लेना। एन फैक्टर पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन आयन, एग्जाम्पल जरा देखो ध्यान से, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा एन फैक्टर। देखो ये एल्युमिनियम दिख रहा है, इस पर कितना चार्ज है, +3। तो बता इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, मॉड। चार्ज ऑन आयन कितना है, +3, चार्ज ऑन आयन +3।
तो +3 का मोड कितना हो जाएगा 3। देखो पॉजिटिव नंबर आ गया। इसका तुम निकाल सकते हो इक्विवेलेंट मास। कैसे निकालोगे? बता, एल्युमिनियम का कितना होता है मोलर मास 27 और अपॉन 3 से डिवाइड कर दो, आपका निकल गया इक्विवेलेंट मास। ऐसे ही अगर मैं पूछ दूं सल्फेट SO4-2, बता इसका कितना हो जाएगा n फैक्टर, मॉड और चार्ज कितना है -2, तो कितना हो जाएगा 2। तो क्या इसका बता सकते हो इक्विवेलेंट मास? बताओ सल्फेट का कितना होता है 96 हो जाएगा मोलर मास और अपॉन कितना 2 से डिवाइड कर दो। 96 कैसे? सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4 जोड़ोगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर देखो फॉस्फेट का PO4-3, ये भी आयन है। बता इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? तो मोड चार्ज ऑन आयन कितना -3 और ये कितना हो जाएगा 3। और इसका इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो, इसका मोलर मास अपॉन 3 से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा। तो ये आपका आयन का n फैक्टर आयंस का हो गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे एक और छोटा सा n फैक्टर, उसको भी जरा देख लो ध्यान से देखो ध्यान से। n फैक्टर फॉर एलिमेंट्स के लिए n फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो देखो इसमें क्या होता है, n फैक्टर का जिसमें नेम होता है वो होता है वैलेंसी। क्या होता है जी? वैलेंसी। और आप सब वैलेंसी याद किए होंगे, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है। और जरा देखो ध्यान से, फॉर मेटल, अगर मेटल है तब उसका वैलेंसी कैसे निकालते हो? फॉर मेटल का वैलेंसी ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है मेटल का वही तो होता है वैलेंसी। और फॉर नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स होते हैं उसके लिए क्या होते हैं? नॉन मेटल्स के लिए 8 - नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। कोई दिक्कत? वैलेंस सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब जरा एग्जांपल देखो ध्यान से। सोडियम आपका एक एलिमेंट है, सबको पता है कि सोडियम पर +1 चार्ज होता है। तो +1 चार्ज का देखो जो होता है आपका वैलेंसी होता है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड ही होता है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। जैसे सोडियम पे कितना होता है +1, तो बता इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज तो हो जाएगा +1, लेकिन इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, उसी का मोड ले लो। तुम ऐसे देखो सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1। तो अगर मेटल है तो मेटल के लिए जो वैलेंसी होता है मेटल के लिए वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। तो n फैक्टर भी कितना हो जाएगा 1। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? सोडियम का मोलर मास 23 और 1 से डिवाइड कर दो, हो गया। ऐसे अगर मैं दे दूं कैल्शियम, तो बताओ कैल्शियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैल्शियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसके पास वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बता इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो बता इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का 40 और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं वैलेंसी। किसके लिए? मेटल के लिए। और नॉन मेटल के लिए क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन निकालना और 8 में से घटा देना। ठीक है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। सब छोटा बात है, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। इधर देखो ध्यान से, क्लोरीन नॉन मेटल है। बताओ इसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। अब इसका n फैक्टर 7 नहीं होगा क्योंकि ये नॉन मेटल है। ये क्या है आपका? नॉन मेटल। और नॉन मेटल के केस में वैलेंसी कैसे निकालते हैं? नॉन मेटल के केस में जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है? 8 में से घटाना पड़ता है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन 7, तो कितना हो गया 1। तो इसलिए बोलेंगे इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है? 35.5। याद करना, क्लोरीन का 35.5 होता है और अपॉन इसका n फैक्टर 1 से डिवाइड कर दो, हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं आपके पास जिसका वैलेंसी 2 शो करता है, 2 वैलेंसी शो करता है। जैसे देखो आयरन, सबको पता है आयरन, सिंबल क्या बोलते हैं हम लोग? Fe। इसका 2 वैलेंसी शो करता है, एक Fe+2 और एक Fe+3। तो बता इसका वैलेंसी कितना 2 और इसका वैलेंसी कितना 3।
अरे चार्ज के मैग्नीट्यूड को ही बोलते हैं वैलेंसी। इस पे चार्ज कितना है +2, तो इसका मोड ले लो कितना हो जाएगा 2, इसका वैलेंसी कितना 3। अब 2 शो करता है। तो सर अगर कोई पूछे कि इक्विवेलेंट मास निकालिए किसका, Fe का, इक्विवेलेंट मास निकालिए किसका, Fe का, तो Fe का मोलर मास एटॉमिक वेट जो होता है रखना ऊपर अपॉन, अब तुम यहाँ पे 2 भी रख सकते हो और 3 भी रख सकते हो, दोनों में से कोई भी रख सकते हो। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो जो आपका कंपाउंड दिया रहेगा कंपाउंड, तो वहाँ से डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपका एक कंपाउंड दिया है FeCl3, ठीक है, और एक दिया है FeCl2। तो सबको पता है कि FeCl3 में यहाँ पर +3 है और यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा रखेंगे, ये वाला 3, और यहाँ पे कौन सा रखेंगे हम लोग, ये वाला रखेंगे। तो वो देखा जाएगा अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी 2 शो कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग अस, क्या बोलते हैं अस, फेरस, क्या बोलते हैं फेरस, और इसको बोलते हैं इक, फेरिक। तो अगर फेरिक होगा तो 3 कर देंगे और अगर फेरस कहीं होगा तो 2 कर देंगे। तो कंपाउंड से हम लोग डिसाइड कर लेंगे, वो अभी सब आगे हम कराएंगे। लेकिन अगर कोई आपको दे दिया कि नहीं Fe का हमको निकाल के बताइए इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो तुम 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, दोनों में से कोई बता देना। लेकिन याद रखना जो वैलेंसी ज़्यादा है मैक्सिमम वाला, उसी से तुम डिवाइड कर देना। यहाँ पर तुम मैक्सिमम वाले से ही डिवाइड कर देना 3 से। अगर सिर्फ Fe का पूछे, कंपाउंड देगा तो कोई बात ही नहीं, कंपाउंड में हम देख ही लेंगे। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा एक होता है, देखो क्या कॉपर का, क्या होता है जी, कॉपर का Cu, इसका भी 2 फॉर्म होता है, एक Cu+1 और एक Cu+2। इसको बोलते हैं क्यूप्रिक, सबको पता है इसको क्या बोलते हैं क्यूप्रिक, और इसको बोलते हैं क्यूप्रस, क्या जी, इसको क्यूप्रस बोलते हैं। इसमें वैलेंसी कितना है 1 और इसमें वैलेंसी कितना है 2, तो दोनों में से कोई हो जाएगा। वो कंपाउंड हम लोग देख लेंगे, कंपाउंड में कौन, जिसमें सॉरी इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका क्यूप्रस, क्या हो जाएगा क्यूप्रस। अगर क्यूप्रस वाला फॉर्म है तो हम वैलेंसी 1 रखेंगे, और क्यूप्रिक वाला फॉर्म होगा तो वैलेंसी 2 रखेंगे। वो कंपाउंड से डिसाइड कर लेंगे, वो सब आगे अभी बताएंगे आपको। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं इक्विवेलेंट मास हमको निकालिए कॉपर का, सिर्फ कॉपर का बताइए कितना, इसका मोलर मास ऊपर रख देना एटॉमिक वेट, और अपन वैलेंसी तुम 1 भी रख सकते हो और 2 भी रख सकते हो, लेकिन तुम 2 ही रखना, मैक्सिमम वैलेंसी रखना। अगर सिर्फ कॉपर का पूछे, सिर्फ कॉपर का, अकेले आपको कॉपर दे दिया, किसी कंपाउंड में अगर कॉपर नहीं दिया है तो तुमको 2 से ही डिवाइड कर देना होगा, जो मैक्सिमम वैलेंसी होता है। और अगर कॉपर कंपाउंड में दिया है तो कंपाउंड में हम खुद देख लेंगे उस पर चार्ज क्या शो कर रहा है। बात आ गई समझ में। Fe अगर देगा कंपाउंड में तो कंपाउंड से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर Fe अकेले तनहा देगा तो उसका वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है, तो तुम 3 से डिवाइड करके आंसर बता देना, मैक्सिमम वैलेंसी रख देना, कोई दिक्कत। चलो, ऑफ सॉल्ट्स का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से एकदम देखना। तो इसमें जो होता है एन फैक्टर का नाम, जो नेम होता है सॉल्ट्स के लिए, वो होता है, मोड लगा दो, टोटल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, किस पे होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन पे होता है जी पॉजिटिव चार्ज, या टोटल निगेटिव चार्ज ऑन एनायन। सॉल्ट में 2 पार्ट होता है, केटायन होता है और एक एनायन होता है। तो तुम केटायन पर टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, और चाहे एनायन पर तुम टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो। केटायन पर पॉजिटिव होता है, एनायन पर नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत। अब देखो एग्जाम्पल से इस बात को मैं एकदम क्लियर करता हूँ। देखो ध्यान से, NaCl कंपाउंड दे दिया है, सॉल्ट है। सॉल्ट का पहचान ये होता है जनरली कि उसमें हाइड्रोजन मतलब H+ ना दे और उसमें OH+ ना हो, तो ना इसमें H है ना OH है, तो जनरली आपका ये सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें H होता है उसको एसिड बोलते हैं, जिसमें OH होता है उसको बेस बोलते हैं, ही नहीं होता है जी। जब दोनों नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं जनरली। ठीक है, ध्यान से। अब तुम क्या करो, इसको तोड़ो। जब इसको तुम तोड़ोगे तो सबको पता है Na+1 और Cl-। अब इसका निकालना है एन फैक्टर, जरा देखना ध्यान से, एन फैक्टर। तो जब भी सॉल्ट होगा, या तो तुम टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो ऑन केटायन पर, या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, कोई सा एक देख लो।
चलो हम केटाइन ले लेते हैं। चलो बताओ इस केटाइन पर टोटल चार्ज कितना है, +1, तो मॉड +1 तो कितना हो जाएगा 1, 1 फैक्टर एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तुम एनायन को भी देख सकते हो, तो एनायन पर टोटल देखो चार्ज कितना है, तो एनायन पर टोटल चार्ज ऑन एनायन तो -1 है, तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, मॉड -1 लगा दो 1। तो एनायन देख कर भी तुम निकाल सकते हो एन फैक्टर, और केटायन देख कर भी तुम निकाल सकते हो एन फैक्टर। जब एन फैक्टर 1 आ गया तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास निकाल लेना और अपॉन इसके एन फैक्टर 1 से डिवाइड कर देना, तो क्या निकल जाएगा, NaCl का एन फैक्टर। ठीक है, NaCl का एन फैक्टर आपका निकल जाएगा। इधर देखो ध्यान से, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसका निकालना है एन फैक्टर, सॉल्ट है आपका, तो इसको सबसे पहले तुम तोड़ो, तो Ca+2 और 2Cl-1, देखो 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब तुम बताओ इसका एन फैक्टर, तो तुम या तो केटाइन देख लो, ये देख सकते हो, और नहीं तो ये देख सकते हो। चलो इसी को देख लो, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होता है केटाइन पर वो देख लो, चाहे टोटल निगेटिव चार्ज देख लो एनाइन पर, कहीं से कोई एक ले लो, तुम्हारा आंसर वही आएगा। चलो टोटल हम पॉजिटिव चार्ज कितना देखते हैं केटाइन पर, +2 है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। तुम एनाइन देख के भी निकाल सकते हो, इसको भी देख कर निकाल सकते हो। देखो कैसे, बताओ यहाँ पर कितना Cl है 1, एक Cl पे कितना है -1, हमको टोटल लेना है, तो टोटल कितना Cl है 2, तो एक Cl पे -1 तो 2 Cl पे कितना हो जाएगा, -2, तो कितना हो जाएगा 2। तो एनाइन देख के भी 2 आ गया और केटाइन देख कर भी 2 आ गया, तो इसका निकल सकता है इक्विवेलेंट मास। इसका तुम मोलर मास निकाल लेना m, और अपॉन तुम इसके एन फैक्टर से डिवाइड कर लो, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। इधर देख लो Al2SO4 होल थ्राइस, इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट, इसका सबसे पहले निकालो एन फैक्टर। ठीक है, इसको तुम ब्रेक करो, Al इसका चार्ज यहाँ पर दिखता है +3, तोड़ना आपको आना चाहिए, सब आपको सिखा चुके हैं, SO4 क्लास में सिखा चुके हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग लेक्चर में यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये सब आपको आता है। SO4 का चार्ज यहाँ पर 2, तो -2 हो जाएगा। बैलेंस करो, कितना एल्युमिनियम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना SO4 है 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, तोड़ दिए इसको अच्छे तरीके से, टूट गया। अब देखो एन फैक्टर निकालना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन देख सकते हो तब भी निकल जाएगा, या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन। बताओ ये केटाइन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक एल्युमिनियम पे +3, हमको तो टोटल देखना है, तो 2 है, तो 3 दूनी 6 +6 हो जाएगा, 6 आ गया एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा इसका मोलर मास निकाल लेना और अपॉन 6 से डिवाइड कर देना, हो गया इक्विवेलेंट मास। या तुम यहाँ से भी एन फैक्टर देख के निकाल सकते हो, देखो कैसे, बता SO4 पे कितना चार्ज है -2, और हमको टोटल चार्ज देखना है, तो 3 SO4 है तो कितना हो जाएगा -6। तो ये एनायन देखो तब भी 6 और केटायन देखो तब भी 6, आप दोनों में से केटायन देख के भी निकाल सकते हो एन फैक्टर, और एनायन देख के भी एन फैक्टर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। तो तोड़ना बस आपको आना चाहिए। तो सॉल्ट का आपको एन फैक्टर आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कुछ और भी मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ। अब जरा देखो, ये 5 एग्जाम्पल्स हम लिखे हैं, 5 सॉल्ट लिखे हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अच्छा ये बताओ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और मोलर मास तो तुम किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो, मेन एन फैक्टर निकालना है तो पहले तो एन फैक्टर निकालो। तो क्या इसका एन फैक्टर निकल जाएगा। देखो फॉस्फेट पर चार्ज कितना होता है -3, ये फॉस्फेट है -3, जब -3 यहाँ पर तो कितना हो जाएगा +3 यहाँ पर हो जाएगा। तो बता इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा। टोटल चार्ज ऑन केटायन ही देख लो +3 है तो 3 हो जाएगा, एनायन भी देख सकते हो -3 है तो 3 हो जाएगा। बताओ फॉस्फेट पर कितना चार्ज -3 और कैल्शियम पर कितना चार्ज +2 होता है। तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो एन फैक्टर इस कंपाउंड का। टोटल चार्ज ऑन केटायन बताओ कैल्शियम पर कितना +2 और कितना कैल्शियम है 3 तो +6 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा एन फैक्टर। तुम इसको भी देख कर निकाल सकते हो। फॉस्फेट पर कितना -3, कितना फॉस्फेट 2 तो 3 दूनी 6,
इसका बताओ एन फैक्टर कितना निकालोगे, एन फैक्टर। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज, +2 और SO4 पर -2, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन देखो 2 है। एनायन भी देख लो -2 है। अब जरा देखो, हाँ ये देखो सल्फेट पर कितना चार्ज, -2। जब यहाँ पे -2 हो जाएगा तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। Fe का दो फॉर्म, Fe+2 और Fe+3। तो इसमें बताओ Fe का क्या वैलेंसी शो कर रहा है, 2, ठीक है। तो ये फेरस वाला है, मतलब अस वाला है। तो बताओ टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना है, 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। सल्फेट भी दे सकते हो, इस पर -2 है तब भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो Fe पे कितना हो जाएगा, +3 और इसका 2 यहाँ पर -2। तो बताओ ये Fe फेरिक वाला फॉर्म है, कौन सा है, देखो यहाँ पे Fe के +2 चार्ज शो किया और यहाँ पे +3, तो दो वैलेंसी है 2 और 3, तो ये फेरिक वाला हो गया, ये फेरस। तो जब दो वैलेंसी शो करता है तो कंपाउंड हम देख के पता कर लेंगे कंपाउंड में उसका क्या वैलेंसी शो करता है। और अगर Fe अकेला दिया होता तब तो हम वहाँ पर मैक्सिमम वैलेंसी जो होता है उसी से डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर Fe वाला कंपाउंड दिया है, अब यहाँ पर +3 ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि +3 चार्ज होगा इस पर। तो एन फैक्टर निकालो, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन देख लो, कैटायन कितना है, दो Fe है और चार्ज कितना है, +3, तो 3 दूनी 6। एनायन देख के भी निकाल सकते हो, -2 है और ये 3 दूनी 6। इस तरीके से जब एन फैक्टर निकल गया तो मोलर मास सबका रख देना कंपाउंड का, एन फैक्टर से डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो ये आपका सॉल्ट्स का मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया, एन फैक्टर निकालना मैं सिखा दिया, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखो, हम लोग सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट वेट मतलब एन फैक्टर निकालना सीख गए हैं जब सॉल्ट्स अकेला दिया रहता था। अब रिएक्शन में अगर सॉल्ट देगा तो कैसे निकालेंगे, एक बात याद रखना, सॉल्ट के केस में एक अच्छा बात ये होता है कि सॉल्ट अगर अकेला है जो उसका एन फैक्टर है, रिएक्शन में भी वही उसका एन फैक्टर होता है। एसिड और बेस में चेंज कर जाता है लेकिन सॉल्ट में चेंज नहीं करेगा। देखो ध्यान से, ये देखो सोडियम फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट पर चार्ज कितना होता है, -3 और सोडियम पे कितना, +1। कोफिशिएंट आपको बिल्कुल नहीं देखना है, इसका बताना है एन फैक्टर कितना होगा। तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन देख लो, तो +1 है और 3 सोडियम है तो 3 हो जाएगा, या एनायन देख लो 3 हो जाएगा, कोई एक से देख लो, कैटायन या एनायन। यहाँ पर देखो कोफिशिएंट एकदम बिल्कुल नहीं देखना है। तुम यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, BA, ये BA पे बताओ, देखो ये कोल्ड्रिन पे कितना होता है, -1 और ये 2 यहाँ पर दिख रहा है तो इससे +2 चार्ज हो जाएगा, बैरियम जिसको बोलते हैं। तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा। तो टोटल चार्ज ऑन देख लो कैटायन पर, कितना चार्ज दिख रहा है कैटायन पर, टोटल चार्ज कैटायन पर +2 मतलब 2। एनायन भी देख के निकाल सकते हो, एनायन पर कितना है, -1 और 2 कोल्ड्रिन है तो -2, तो 2 हो जाएगा। इसका बताओ, हाँ यहाँ पर NaCl को तो निकाल चुके हम लोग, एन फैक्टर 1 होता है। अब रिएक्शन में भी होगा तब भी 1 होगा, देखना NaCl अगर अकेला दिया है तो Na+ और Cl-1, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 1। कैटायन देख लो चार्ज कितना है, 1। एनायन भी देख सकते हो तब भी 1। अब रिएक्शन में भी कितना होगा इसका एन फैक्टर, 1 होगा। तो सॉल्ट्स का एन फैक्टर रिएक्शन में चेंज नहीं करता है, जो अकेला है वो जो आंसर है एन फैक्टर का वही रिएक्शन में भी होगा। फॉस्फेट -3 और ये BA कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 2 होगा। तो फॉस्फेट -3 और BA पे +2। बताइए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा। कोई सा कैटायन या एनायन देख लो, 3 दूनी 6, एनायन भी देख सकते हो 3 दूनी 6, तो वही ये भी आपका रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो आपका कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन रिएक्शन ऑफ सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स अगर रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट्स का तुम एन फैक्टर बता सकते हो। और इस दोनों रिएक्शन का जो नेम है वो इसका जो नेम है इसका नाम है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो सॉल्ट्स का रिएक्शन होता है उसका नाम होता है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन देगा तो सॉल्ट्स का तुम निकाल सकते हो एन फैक्टर, तुम इसका निकाल लेना, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ सॉल्ट्स में हम 2 एग्जाम्पल बताए हैं डबल डीकम्पोजिशन। एक और रिएक्शन ऑफ सॉल्ट होता है जिसका नाम है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी आपका क्या है, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट है, रिएक्शन ऑफ
सॉल्ट्स, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट्स। तो रिएक्शन ऑफ सॉल्ट्स में एक टाइप होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और रिएक्शन ऑफ सॉल्ट्स में एक जो टाइप इससे पहले मैं पढ़ाया हूँ जिसका नाम है डबल डिकम्पोजिशन। दोनों आपका रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ही है, दोनों में एन फैक्टर वैसे निकलता है, एकदम सेम तरीका, बस दो अलग अलग रिएक्शन है। ये भी रिएक्शन ऑफ सॉल्ट है, इससे पहले वाला भी रिएक्शन ऑफ सॉल्ट था, लेकिन इसमें प्रेसिपिटेट बन के निकल जाएगा, उसमें नहीं निकल रहा था, इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो Pb, यहाँ पर आपका लेड है, जिसको बोलते हैं लेड, कांच, लेड लेड भारी होता है जी, वो जैसे बनेगा नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो ये क्या होगा, तुरंत नीचे बैठ जाएगा, भारी है, वेट है इसमें, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये पीपीटी है। तो जब किसी रिएक्शन में पीपीटी बन जाता है तो रिएक्शन ऑफ सॉल्ट है, लेकिन उसका नाम हम लोग दे देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इससे पहले वाले में प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा था। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका है। बताओ पी पर कितना हो जाएगा चार्ज, +2, देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ +2, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, और जो बाद में होता है बाद में उस पर माइनस होता है। तो बता इसका एन फैक्टर कितना, तो इसको देख लो 2 हो जाएगा। एनायन देख सकते हो कितना एनायन है, यहाँ पर 2, एक पर कितना चार्ज -1, तो 2 में 1 से गुना कर दो 2 हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। इसका एन फैक्टर बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, Cl पे कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे +2, देखो ये 2 है तो +2, तो केटाइन ही देख लो, 2 दिख रहा है टोटल 2। ये तुम इसको Cl के भी देख सकते हो, Cl को भी, तो एक Cl पे कितना -1, तो 2 पे कितना हो जाएगा 2। तो ये प्रेसिपिटेशन वाला भी आपका निकल गया 2n फैक्टर। इसका बताओ सोडियम पे +1 और NO3 पर नाइट्रेट है, इस पर -1 होता है, तो इसका n फैक्टर कितना होता है 1। कोई सा देख लो, प्लस वाला देख लो, केटाइन देख लो, चाहे एनायन देख लो, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। सॉल्ट वाले रिएक्शन में कोफिशिएंट से पंगा मत लेना, बस ऐसे ही जैसे निकालते थे पहले सॉल्ट्स का एन फैक्टर अकेले में, वैसे ही तुम यहाँ पर निकाल लो। तो सॉल्ट्स के एन फैक्टर जो अकेला में होता है वही एन फैक्टर उसका रिएक्शन में भी होता है, लेकिन एसिड और बेस में ऐसा नहीं था। तो बेस का भी आज मैं कंप्लीट कर दिया एन फैक्टर, और सॉल्ट का भी मैं कंप्लीट कर दिया, और पहला लेक्चर तो आपका एसिड पर था, अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना। एन फैक्टर हम लोग एसिड बेस कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्ट्स का भी कंप्लीट कर लिए हैं। एक आखिरी एन फैक्टर का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।